Hello, friends. I will discuss with you anthropology. I am here to make you understand the anthropology. We will pick up one topic and thereafter another topic, and we will have discussion on that topic, and we will then move to another topic and we'll have discussion on that topic. I am helping you to understand the different the two number papers, paper 1, paper 2 of UPSC mains optional. एंथ्रोपोलॉजी में आपने मैंने रेसेस के बारे में आपको बताया, रेसेस की क्लासिफिकेशन भी बताई थी. वी हैव डिस्कस्ड lot of things. So I will take up few scholars that have given racial classification. By racial classification means the different population groups that are living in India and are differ on the basis of physical characteristics such as nose form, head form, skin color, eye color, head form. There are various races existing in India, and the classification are also given for the racial classification. H.S. Risley. अब इसने क्या किया, इसने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स की और एक क्लासिफिकेशन तैयार की जिसको हम बोलते हैं एच रिस्लेस क्लासिफिकेशन. तो इन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स ली जिसमें नेसल इंडेक्स, नोज, नेसल इंडेक्स होता क्या है बताओ मेरे को जरा, मैं बताऊंगा आपको. विड्थ होती है नोज की, हाइट होती है नोज की, तो उसकी रेशो को हम बोलते हैं नेसल इंडेक्स. सिफेलिक इंडेक्स, हेड की शेप कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है बॉडी का. तो इन्होंने रेशियल टाइप्स दी थी, इंडो आर्यन, आर्यो द्राविडियन, मंगोलॉयड, द्राविडियन, आर्यो द्राविडियन, स्काइतो द्राविडियन, टुरेनियन. तो इन्होंने डेटा कलेक्ट किया एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स पे, फिजिकल ट्रेड्स जो थे लोगों के, उनके ऊपर इन्होंने डेटा कलेक्ट किया.
तो इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी। तो टाइप्स जो थे, उसमें टाइप्स में आपको बता दूं, एक तो मैंने बताया आपको सबसे पहले इंडो आर्यन, द्राविडियन, साउथ इंडिया के लोग जो हैं वो द्राविडियन रेस से बिलोंग करते हैं। मंगोलॉइड है, नॉर्थ ईस्ट के लोग, हिमालयन रीजन के लोग, वो मंगोलॉइड का नाम दिया। आर्यो द्रविडियन की बात करें, अब सेंट्रल इंडिया की पॉपुलेशन को कैटेगराइज किया आर्यो द्रविडियन में। स्काइथो द्रविडियन, जो वेस्ट इंडिया की पॉपुलेशन थी, उसको स्काइथो द्रविडियन का नाम दिया। और टुरेनियन, जो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, उसकी जो पॉपुलेशन है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो पॉपुलेशन रहती है, उसको टुरेनियन का नाम दिया। तो इन्होंने फिजिकल, अब इसका क्रिटिसिज्म किया गया स्कॉलर्स के द्वारा, क्योंकि इन्होंने फिजिकल ट्रेड्स पे ही फोकस किया। इन्होंने कल्चरल ट्रेड्स को, सोशल ट्रेड्स को, लिंग्विस्टिक्स ट्रेड्स को इग्नोर किया। इन्होंने कास्ट को रेस के साथ को रिलेट किया। मतलब जो आर्यन है वो हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो द्राविडियन है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये इसने कहा। यहाँ पे कॉलोनियल आइडियोलॉजी हमें दिखती है। इन्होंने जो कॉलोनियल की आइडियोलॉजी थी, तो अब कॉलोनियल आइडियोलॉजी क्या थी, रेशेस को लेके, वही आइडियोलॉजी को, कि रेस की हायरार्की है, इन्होंने काम किया रेसेस के ऊपर। तो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन दी डिफरेंट रेसेस की। तो डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स के लोग यहाँ पे रिजाइड करते हैं, तो फिजिकल ट्रेड्स उनमें मिलते हैं आपको अलग अलग। तो इन्होंने कल्चर को इग्नोर किया, लिंग्विस्टिक फैक्टर्स को इग्नोर किया, इन्होंने कहीं ना कहीं कास्ट को रेस के साथ इग्नोर कर दिया। और रेशियल जो कॉलोनियल आइडियोलॉजी थी, रेशियल हिरार्की की, कि किस रेसेस में हिरार्की है, सुपीरियर रेसेस हैं, इन्फीरियर रेसेस होती हैं, उसको इन्होंने री किया। इसके बाद आगे जो एस सरकार आए, उन्होंने भी अपनी रेशियल क्लासिफिकेशन दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एंथ्रोपो एंथ्रोपो एंथ्रो मैट्रिक भी अडॉप्ट किया, और सीरोलॉजिकल स्टडीज भी की। सीरोलॉजिकल स्टडीज होती है, इन्होंने ब्लड ग्रुप्स भी स्टडी किए एस सरकार ने। तो ये थ्योरी साइंटिफिक है, क्योंकि इन्होंने ब्लड ग्रुप्स की स्टडी की। ओके, तो इन्होंने कहा कि जो इन्होंने फिर भी कल्चरल और लिंग्विस्टिक एविडेंसेस को इग्नोर किया। तो जैसे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस जो थी, इन्होंने पैलियो मंगोलॉइड है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है, मेडिटेरेनियन है, वेस्टर्न ब्रैचिसेफेलिक्स है, नॉर्डिक है, नेग्रिटो है, नॉर्डिक, नेग्रिटो, वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स हैं, देन मेडिटेरेनियन है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है, पैलियो मंगोलॉइड है। तो ये इन्होंने रेशियल क्लासिफिकेशन दी। ये भी इन्होंने ब्लड ग्रुप्स की स्टडी की, फिजिकल मेजरमेंट्स भी किया। इसने भी सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स को इग्नोर किया। इसने कहा कि रिलेस एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो
अब रेस आउटडेटेड है, कोई केस का रेस हिरारकी नहीं होती है, सुपीरियर इंफीरियर रेसेस अब आज के टाइम पे ये आउटडेटेड सा कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो एसएस सरकार भी जो थे इन्होंने भी बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन पे फोकस किया, फिजिकल ट्रेड्स पे ही फोकस किया। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन के कहा कि रेसेस को डिफाइन किया, बिकॉज जीएस क्लासिफिकेशन आई। ओके, तो इन्होंने कहा कि जीएस गुरे की बात करें। जीएस गुरे हैं, तो इन्होंने भी जो इंडो आर्यन हो गया, द्राविडियन हो गया। द्राविडियन कैसे हैं? शॉर्ट स्टेचर के हैं, डार्क कंप्लेक्शन है, नोज इनका ब्रॉड है, नोज इनका ब्रॉड है, सेंट्रल इंडिया के मिक्स टाइप हैं, इंडो आर्यन लॉन्ग हेडेड है, फेयर कंप्लेक्शन है, मंगोलॉइड शॉर्ट स्टेचर के हैं, फ्लैट फेस है इनके। एसएस सरकार, ठीक है, नॉर्डिक नॉर्थ इंडियन के हैं, वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स वेस्टर्न इंडिया के जो लोग रह रहे हैं, मेडिटेरेनियन है, मंगोलॉइड है, सेम नॉर्थ ईस्टर्न में रहते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, नेग्रिटो ये बेसिकली इनको बताया गया कि अर्लियर इनहेबिटेंट्स थे, अंडमान आइलैंड्स में रहते हैं। तो जीएस गुरे की जो क्लासिफिकेशन थी वो सिर्फ बायोलॉजिकली बेस पे ही उन्होंने रेसेस को क्लासिफाई नहीं किया, इन्होंने सोशियोलॉजिकल बेस पे, कल्चरल बेस पे रेसेस की क्लासिफिकेशन दी। तो इन्होंने जो रेशियल थ्योरीज जो थी उसको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि इंडिया में मिक्सचर है, कल्चर के लोग रहते हैं, रेशियल इंटरमिक्सचर है। इन्होंने 6 एथनिक एलिमेंट्स दिए। ठीक है, जैसे नेग्रिटो है, प्रोटो एस्ट्रोलाइड है, मंगोलॉइड है, पैलियो मंगोलॉइड है, वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स है, नॉर्डिक्स है। तो देखा जाए कि ये आपस में मिक्स हो गए हैं, इनके कल्चर सिमिलर है, तो सोशियो कल्चरल सिंथेसिस किया, कल्चरल यूनिटी, बोला कि हम कल्चरली यूनाइटेड है। जीएस गुरे, एसएस सरकार, जीएस गुरे हैं, तो सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा कि रेसेस में डिवाइड नहीं है, कल्चरली हम लोग आपस में कल्चर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये यूनाइटेड है, इंटीग्रेटेड है। तो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन पे फोकस किया था एचएस रिस्ले ने और एसएस सरकार ने। ओके, तो इन्होंने कहा कि आइडियलिस्टिक था, टू आइडियलिस्टिक था यूनिटी को लेके। ओके, तो रेशियल कॉन्सेप्ट्स जो है ये बेसिकली लिमिटेड टू फिजिकल ट्रेड्स। साइंटिफिक अप्रोच थी, एक सिस्टमेटिक स्टडी थी, फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी थी। इन्होंने इंटीग्रेशन की बात की जो कि एक आइडल सिचुएशन है। तो आप
देखोगे कि जो कहा कि रेस क्या है, कास्ट है, एच एस रिस्ले ने कहा। इसने रेस को कास्ट के साथ लिंक नहीं किया। कास्ट का ये नहीं कहा कि डिनाइल किया इसको रेशियल बेसिस ऑफ कास्ट। तो बेसिकली एक सोशल कल्चरली इंस्टीट्यूशंस को बताया इसने। तो आप रेसेस की बात, रेसेस जब इंडिया में रहते हैं, बहुत सारे आपस में कल्चरली इंटीग्रेटेड है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं इनमें, शॉर्ट स्टेचर, टॉल स्टेचर, डार्क कंप्लेक्शन, फेयर कंप्लेक्शन, ब्रॉड नोज, लॉन्ग हेड, ब्रॉड हेड, ये क्लासिफिकेशन दी थी एच एस रिस्ले ने। एस एस सरकार ने ब्लड ग्रुप्स के बारे में भी स्टडी किया। जी एस गोरे ने कहा कि रेस एक बायोलॉजिकली डिटरमिन नहीं है, एक सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, और रेसेस के बारे में बताया कि हम कल्चरली यूनाइटेड है, हम रेशियली डिवाइडेड नहीं है। ये थोड़ी आइडियलिस्टिक सिचुएशन के बारे में बात करता है। क्रिटिसिज्म ये है, फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी बाई की थी एच एस रिस्ले ने, साइंटिफिक स्टडी थी इसकी एस एस सरकार की। तो जी एस गुरे ने बताया, ये भी ये थोड़ी सी आइडियलिस्टिक सिचुएशन की बात करते हैं कि इंडिया में अलग अलग स्टेचर्स के लोग रहते हैं, अलग अलग ब्रॉड हेडेड हैं, मीडियम हेडेड हैं, शॉर्ट हेडेड हैं। ओके, तो फिजिकल ट्रेड्स के बारे में एक्सप्लेन करके बताया है इन्होंने। नॉर्थ इंडिया के लोग टाल स्टेचर के होते हैं, फेयर कंप्लेक्शन के होते हैं। साउथ इंडिया के लोग द्राविडियन हैं, तो ये लोग जो हैं डार्क कंप्लेक्शन के होते हैं, शॉर्ट स्टेचर के होते हैं। सेंट्रल इंडिया के लोग मीडियम स्टेचर के हैं और डार्क कंप्लेक्शन के हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग फ्लैट फेस हैं, इनके येलो स्किन्ड होते हैं, इनके स्ट्रेट हेयर होते हैं। तो ये समझना होगा आपको क्लासेस को, रेशियस को। तो रेशियल एलिमेंट्स की बात करी तो इन्होंने बताया कि कौन से बड़े वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स हैं, मेडिटेरेनियन है, नॉर्डिक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है, नेग्रिटो है, मंगोलॉइड है, मेडिटेरेनियन है, वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स हैं। ये दूरे की वजह से सरकार ने सेम चीजें दी। तो साउथ इंडिया के वो लोग ब्रॉड नोज के होते हैं, तो शॉर्ट स्टेचर के लोग हैं। तो इन्होंने बेसिकली नेशनल इंडेक्स को स्टडी किया, एच एस रिस्ले ने स्टडी किया नेशनल इंडेक्स को। तो अब आर्यन, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, बताया कि आर्यन आर्यन माइग्रेशन हुआ था, जो प्लेन्स हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में। नोज इनका नैरो होता है, टॉल होते हैं ये, फेयर कंप्लेक्शन है, लॉन्ग हेडेड है। लॉन्ग हेडेड का मतलब होता है डोलिकोसिफेलिक्स। अब द्रविडियन जो है ब्रॉड नोज है इनका, डार्क कंप्लेक्शन है, मीडियम स्टेचर है। तो ये कहते हैं कि ये अर्लियर इनहेबिटेंट्स, अर्लियर पीपल
थे इस सब कॉन्टिनेंट के, अर्लियर इनहेबिटेंट्स थे ड्राविडियन। तो एपिकांथिक फोल्ड होता है इनकी आईज में, शॉर्ट स्टेचर के होते हैं, फ्लैट फेस इनका होता है। आर्यो ड्राविडियन की बात करें, स्काइथो ड्राविडियन की बात करें, वेस्टर्न कोस्ट के जो लोग हैं गुजरात महाराष्ट्र, आर्यो ड्राविडियन, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ये सेंट्रल इंडिया है आर्यो ड्राविडियन। तो इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इंटरमीडिएट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना ड्राविडियन और आर्यन के बीच में, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स में दिखेगी, आर्यो ड्राविडियन। स्काइथो ड्राविडियन की बात करें जो वेस्टर्न इंडिया है, मीडियम स्टेचर के लोग हैं। तो इंडो स्काइथो माइग्रेशन जो हुई थी, टुरानियन जो है ये बेसिकली जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब में और राजस्थान में, ये ब्रॉड हेडेड है। नॉर्थ इंडिया के लॉन्ग हेडेड है, ये ब्रॉड हेडेड है, ब्रैचीसेफेलिक। लॉन्ग हेडेड मीन्स डोलिकोसेफेलिक। तो मीडियम हेडेड है मिजोसेफेलिक, डोलिकोसेफेलिक, मिजोसेफेलिक, ब्रैचीसेफेलिक। तो रोबस्ट बिल्ट भी इनका रोबस्ट है। ब्रॉड हेडेड है, मीडियम कंप्लेक्शन है, रॉबस्ट है। तो ये आप देखते हैं कि इन किन लोगों के बारे में, तो जो मंगोलॉयड पॉपुलेशन थी उसके साथ लिंक्ड है ये। तो आर्यो ड्राविडियन क्या हुआ, इसमें मिक्सिंग हुई थी नॉर्थ एंड साउथ पॉपुलेशन के बीच में। वेस्टर्न कोस्ट का मैंने बताया आपको स्काइथो ड्राविडियन है। तो ये मीडियम स्टेचर के होते हैं, सेंट्रल एशियन और ड्राविडियन टाइप्स में इनके जो फीचर्स होते हैं मिक्स्ड फीचर्स होते हैं। कुछ फीचर्स इनमें स्काइथियन के होते हैं, कुछ ड्राविडियन के होते हैं। स्काइथो ड्राविडियन तभी तो उनको बोलते हैं, ये सेंट्रल एशिया से आए हैं ये। इंडो स्काइथियन माइग्रेशन से ये इन्फ्लुएंस हुई हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहते हैं, पंजाब राजस्थान में, वो थोड़े ब्रॉड हेडेड के होते हैं और मीडियम कंप्लेक्शन के होते हैं, रॉबस्ट बिल्ट होते हैं, ब्रॉड हेडेड रॉबस्ट बिल्ट, नॉर्डिक जिसको टुरानियन जिसको बोलते हैं, टुरानियन। तो ये आपको एंथ्रोपोलॉजी में ये चीजें याद करनी पड़ेगी, समझना, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, क्या क्रिटिसिज्म है डिफरेंट जो रेसेस आई हैं उनके बीच में। तो हमने देखा, इसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी हमने। ओके, तो रेशियल क्लासिफिकेशन है। तो हमने बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी को भी पढ़ा हमने, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन को हमने पढ़ा, कैसे कोडिजी, अमरीनाल, प्री हड़प्पन, हड़प्पन, धोलावीरा, लोथल, पोस्ट हड़प्पन डिक्लाइन हो गया, रूरल लाइफ
पे फोकस था। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर था पोस्ट हड़प्पन में। तो डॉकयार्ड्स थे, वेल्स थे। धोलावीरा गुजरात में है, कालीबंगन बनगन राजस्थान में है। ये साइट्स मैंने बताई थी आपको। कोट डीजी, अमरीनाल, कालीबंगन, धोलावीरा, मेहरगढ़ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो आपको फार्मिंग के एविडेंसेस मिलते हैं यहाँ पे, एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। यहाँ पे अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ होती है, एग्रीकल्चर पे फोकस होता है, डोमेस्टिकेशन भी करते हैं, ट्रेड भी ये लोग मेसोपोटामिया के साथ करते थे। वहाँ उनकी सील, वहाँ पे मेसोपोटामिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स के रिमेन्स मिले हैं। यहाँ पे डॉकयार्ड था लोथल में गुजरात में, कालीबंगम जो था वो राजस्थान में था। हमें मदर गॉडेस की फिगरीन्स मिली हैं। आर्ट्स ये करते थे, पेंटेड ग्रे वेयर पोर्ट्री करते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर पोर्ट्री ये करते थे। तो प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर कैसे कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये इंडस और हड़प्पन जो कल्चर है, ये इसको 2600 से लेके 1900, मतलब मान के चलो 700 साल तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ये चली। 2600 से लेके 1900 BCE तक ये चली इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये कल्चरल फेज था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चरल फेज था ये। तो इंडियन कल्चर को हमने जब स्टडी किया, उसको भी हमने देखा कि किस तरह से ग्रोथ हुई कल्चर की। तो पैलियोलिथिक की बात कम करें, जैसे हमने बताया आपको कि जो इंडस वैली प्रोटो जो हड़प्पन कल्चर था वो 2600 BC से लेके 1900 BCE तक चला वो। तो ये 5 लाख BC से लेके 10,000 BCE तक ये चला। 5 लाख पैलियोलिथिक एज। तो ओल्ड स्टोन एज है। तो यहाँ पे ह्यूमंस जो थे नेचर पे डिपेंडेंट थे। स्टोन टूल्स थी यहाँ पे। मैंने साइट्स के बारे में भी डिस्कस करा था। लोअर पैलियोलिथिक टूल्स भीमबेटका है, देन आप देखोगे कि नेवासा है मिडिल पैलियोलिथिक टूल। अपर पैलियोलिथिक टूल में रेनीगुंटा है, चिंतामणि मुचलती, चिंतामणि गवी है, भीमबेटका है। लोअर में नर्मदा कल्चर है, सोन वैली है, मद्रासियन कल्चर है। तो ये रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल डिस्कवर किया था। तो स्टार्ट हो गया प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी की शुरुआत की थी इन्होंने। HD सनकालिया ने भी बड़ी सारी एग्जीबिशंस की थी। VN मिश्रा ने एग्जीबिशन की थी। VS वकानकर ने भी एग्जीबिशन की। VN मिश्रा ने एग्जीबिशन की। डी टेरा एंड पटरसन ने सोन वैली की एग्जीबिशन थी। वहाँ पे हमें लोअर पैलियोलिथिक टूल्स मिलते हैं, हमें
क्या मिले होंगे वहां पे? चॉपर चॉपिंग टूल्स थे, क्लीवर्स थे, हैंड एक्से थे। मिडल में हमें फ्लैग टूल्स मिलते हैं। अपर में अगर हम बात करते हैं तो हमें ब्लेड के टूल्स मिलते हैं। टूल्स स्टोन के ही थे। मिडल माइक्रोलिथिक मेसोलिथिक में हमें माइक्रोलिथिक टूल्स मिलते हैं। यहाँ पे टूल्स के साइजेस स्मॉल हो गए थे। लूनेट्स, ट्रेपीज, हमें ये इस तरह के टूल्स हमें मिले हैं। तो स्टोन के टूल्स होते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। अब मैन जो था वो बाइपेडलिज्म था, अपर लिम्स से वो टूल्स बनाता था। हम्म, तो और बाइपेडलिज्म की वजह से साइट उसकी जो थी दूर तक जाती थी, तो प्रीडेटर्स के ऊपर नजर रहती थी उसको। तो ये इनको अंडरस्टैंड करना है, रिलेट करना है, वही मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आ रही है समझ? आनी चाहिए आपको समझ। तो कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं भीमबेटका कहाँ पे था? मध्य प्रदेश में था। डिडवाना है, डिडवाना, ठीक है। तो मिजोलिथिक कल्चर है। तो हमने देखा बगोर है, लंजनात है, फिर चिपैनी मैंडो है, सराय नहराई है, मुरहाना पहाड़ है, बगोर, तिलवाड़ा, लंजनात। उसके बाद नियोलिथिक पीरियड में हमें टूल्स मिले। बुर्जहोम, गुलफराल, गुफकराल, चिरांड है बिहार में, भीमबेटका है। तो यहाँ पे नियोलिथिक रेवोल्यूशन में क्या हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नियोलिथिक रेवोल्यूशन में एग्रीकल्चर का एमर्जेंस हुआ। अर्लियर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नियोलिथिक मिलते हैं। नियोलिथिक में कल्टीवेशन की जाती थी, राइस, मेज, बार्ले की। तो ये लोग रहते ह्यूमंस कब कहाँ पे? प्लेन्स जो थे, फर्टाइल प्लेन्स थे, तो नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स थे, वहां पे ये रहे। बैंक्स के किनारे ये लोग रहते थे और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। लाइफ सेटल्ड हो चुकी थी, तो जर्म्स का ग्रो करना लाजमी था। तो डिसीज का स्प्रेड भी हुआ। तो एक हम इसमें एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम डिजीजेस स्टडी करते हैं। पैटर्न्स, डिसीज पैटर्न स्टडी करते हैं, कहाँ पे ज्यादा डिसीज है, कहाँ पे कम डिजीज है। पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक है, कैलकोलिथिक एज आती है। कॉपर टूल्स का इस्तेमाल हुआ। आहार बानस जोत है, पांडु कल्चर है, जॉर्वे कल्चर है, ठीक है। नियोलिथिक टूल्स में आई थिंक डाउजनी हेडिंग्स असम में है, वो भी एक नियोलिथिक साइट है। तो हमने बुर्ज होम बताया, ये कैलकुलिथिक साइट्स के बारे में बताया। फिर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन आई। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। आयरन एज आया जब रूरल सिटीज, रूरल विलेजेस का एमरजेंस हो गया, तो किंगडम्स भी अमर्ज होते हैं इसमें। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हिरार्की भी सेटअप हो जाती है। तो ये सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कल्चर की शुरुआत हो जाती है।
टूल्स हम देखते हैं, बड़े टूल्स थे, फिर स्मूथ टूल्स हो गए, फिर पॉलिश्ड टूल्स हो गए, कंपोजिट टूल्स का इस्तेमाल हुआ, हैंड एक्सेस, हैंड एडजे, सिकल्स, क्विरेंस। तो लाइफ जो थी चैलेंजिंग थी। सर्वाइवल मोड पे ये लोग रहते थे। आर्ट फॉर्म आपको अपर पैलियोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हो जाता है। रॉक आर्ट दिखता है हमें, एविडेंसेस मिलते हैं, केव पेंटिंग्स के एविडेंसेस हमें मिलते हैं। डोमेस्टिकेशन मेसोलिथिक पीरियड में कर दी थी ह्यूमंस ने। हंटिंग गैदरिंग भी साथ साथ में वो प्रैक्टिस कर रहा था। लाइफ पहले तो नोमैडिक लाइफ थी, फिर मेसोलिथिक में सेमी नोमैडिक लाइफ आ गई, नियोलिथिक में तो सेटल्ड लाइफ जरूरी थी एग्रीकल्चर को करने के लिए। अब पॉपुलेशन की ग्रो करी क्योंकि एग्रीकल्चर में लेबर की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए बर्थ रेट जो है वो बढ़ता गया। क्लास डिफरेंशिएशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एमरजेंस होता है न्यूलिथिक पीरियड में। तो इन्हें देखना है, समझने के लिए आपको लिंक करना बहुत जरूरी है। तो मेसोलिथिक पीरियड की शुरुआत 10,000 से 8,000 तक हुई, नियोलिथिक की 8,000 से 4,000 तक चली। तो 1900 से 2600 से 1900 तक चली हमारी अगली पीढ़ी। तो ये हम जर्नी को, ह्यूमन जर्नी को स्टडी कर रहे हैं, कैसे वो नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ में आया, हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर में शिफ्ट किया, क्रूड स्टोन टूल से वो आयरन टूल्स का एवोल्यूशन हुआ, केव लाइफ से वो सेटल्ड विलेजेस में आया, फूड गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन में आया। तो अब जो अर्ली जो लाइफ थी, उन्होंने फिर आगे जाके कम्प्लेक्स सोसाइटीज बनाई। तो हमें प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन जो है वो डॉन है इंडियन सिविलाइजेशन का कहीं ना कहीं। तो साथ साथ में हमें पता चल जाता है कि कल्चरल एसिमिलेशन को भी हम स्टडी करते हैं, इकोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी को भी स्टडी करते हैं। तो डेमोग्राफिक थ्योरीज जो थी, जो थ्योरीज बड़ी हैं डेमोग्राफिक थ्योरीज, भी हमने प्रकाश डाल के इसको हमने अंडरस्टैंड किया है। क्या फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरीज हैं, न्यूट्रिशन है, लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी है, डाइट थ्योरी है, ये लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी है, प्रोटीन फंक्शन थ्योरी है। तो ये बायोलॉजिकल थ्योरीज है जो कि इफेक्ट करती है, जैसे लाइफस्टाइल, हेल्थ,
availability, social institutions, practices like early marriage, late marriages, urbanization, westernization से पॉपुलेशन ग्रोथ में असर पड़ता है। कल्चरल फैक्टर्स हैं, फूड टैबूज हैं, तो ये सारी चीजें पॉपुलेशन ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। तो आप देखोगे कि किस तरह से बायोलॉजिकल थ्योरीज की बात हम करें तो हमारे कल्चरल थ्योरीज हैं, फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, कोल्ड क्लाइमेट, इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसमें जीन का बात हम करते हैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, बिलीव्स, फूड टैबूज, प्रैक्टिसेस, सोशल नॉर्म्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसा है, एजुकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन, तो ये इंटरेक्शन है फैक्टर्स की। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इंटरेक्शन होती है बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स की। तो ये फैक्टर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर्स किस तरह से हमारे जो जीन्स हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट कैसे, क्लाइमेट, जियोग्राफी, बायोकेमिकल मेथड्स हैं, हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बिलीव्स, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, तो ये बायोकल्चरल प्रोसेस है। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, कल्चरल सोशियो कल्चरल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। बायोकल्चरल प्रोसेस है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्रोनोलॉजिकल एज होती है कि एक्चुअल में इंसान कितने सालों से है, कितने साल तक एक पर्सन हैज लिव्ड। Chronological longevity means refers to the actual age that a person has lived किया है ना उसने एज को, उसको बोलते हैं। बायोलॉजिकल एज जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लाइफस्टाइल के फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्रोनोलॉजिकल लॉन्गेविटी, तो बायोलॉजिकल लॉन्गेविटी का मतलब होता है कि इज द potential longevity is the maximum lifespan a species can achieve। एक्चुअल में कितने एज तक वो लिव किया उसने, और एक्चुअल में उसकी कैपेसिटी कितनी है, लाइफ स्पीसीज, लाइफ स्पीसीज, a species lifespan a species can attain under ideal biological and environmental conditions, biological conditions, environmental conditions, socio-cultural factors, beliefs, practices, health, education, nutrition, climate, topography, geography। तो how could a person could live
विदाउट unaffected by disease or accident। तो बायोलॉजिकल लॉन्geविटी इसमें आप देखोगे एजिंग भी हम पढ़ते हैं, टेलोमेयर थ्योरी है। तो ह्यूमन बायोलॉजिकल लाइफ, बायोलॉजिकल लॉन्geविटी जो है वो तो कांस्टेंट है 120 साल। मैक्सिमम जो बायोलॉजिकल लॉन्geविटी है वो वो तो कांस्टेंट ही है, बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन मेडिसिन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन फिजिक ओवरऑल बिल्ड कैसा है, हाइट कैसी है, स्टेचर कैसा है, तो तीन क्लासिफिकेशन दी है, एंडोमॉर्फी, मिजोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी। मीडियम बिल्ड है, टॉल है, स्टॉकी है, बॉडी हाइट, बॉडी वेट, लिम्स प्रोपोर्शन कितना है। तो सोमैटोटाइप्स हम स्टडी करते हैं, हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, ग्रोथ को स्टडी करते हैं, हेल्थ स्टेटस। तो स्लिम है, टॉल है, स्टॉकी है, शॉर्ट है, मस्कुलर है, ब्रॉड शोल्डर है, हीट एंड कार्टर मेथड है, शेल्डन्स मेथड है, वाइलास क्लासिफिकेशन है। तो हम ये पता कराते हैं कि बॉडी फॉर्म कैसी है, हाइट, बॉडी वेट हमें पता चलता है, ग्रोथ कितनी हुई है, डेवलपमेंट का पता चलता है, हमें पॉपुलेशन वेरिएशन का पता चलता है, न्यूट्रिशन लेवल का पता चलता है, अडेप्टेशन का पता चलता है, ग्रोथ वेरिएशन का पता चलता है। इकोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात अगर हम करें तो कोल्ड अडेप्टेड पॉपुलेशन में बॉडी एंडोमॉर्फी होती है या मीजोमॉर्फी होती है। तो हॉट क्लाइमेट पॉपुलेशन की बात करें तो बॉडी जो है एक्टोमॉर्फी होती है, एक्टोमॉर्फी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडी है, ग्रोथ इंडिसेस हैं, यूज ऑफ रेडियो एक्टिव, डेल्टन रेडियो एक्टिव, एक्सरे करते हैं, बोन की एज डिटरमाइन करते हैं, डेंटल स्टडी करते हैं, स्केलेटन मेथड्स हैं। मॉडर्न टेक्निक्स में 3D बॉडी स्कैनिंग की जाती है, डिजिटल एंथ्रोपोमेट्री की जाती है। तो बायोलॉजिकल एज इट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड कि किस लाइफ स्पैन तक इंसान जो है वो रह सकता है। क्रोनोलॉजिकल एज पता चलता है कि एक्चुअली वो कितने साल तक जिंदा रहा है। हमें बॉडी की फॉर्म्स को क्लासिफाई करना होता है, फैट डेंसिटी लो है, हाई है, स्टेचर टॉल है, शॉर्ट है, स्टॉकी है, स्लेंडर है,
मीडियम बिल्ड है। तो ये हमें पता कर चलता है, इससे इकोलॉजिकल अडेप्टेशन का पता चलता है, हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता चलता है, पॉपुलेशन वेरिएशंस को हम स्टडी करते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स क्या क्या है, स्मेटोटाइप्स को हमने देखा है, समझा है। तो इन्हें अंडरस्टैंड कराना है आपको, मेरा मकसद है। तो एवोल्यूशंस की बात करें, डेमोग्राफिक थ्योरीज की हमने डिस्कशन की। तो ट्राइबल सिचुएशन को हमने स्टडी किया, उनके स्मेटोटाइप्स हमने स्टडी करनी होती है, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन उनकी स्टडी करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम स्टडी करते हैं, उनकी ज्योग्राफिक आइसोलेशन में वो रहे हैं, लो लेवल ऑफ लिटरेसी है, सोशो कल्चरल चेंज उनमें विजिबिलिटी होती है। ट्राइबल्स की बात हम करें, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या है ट्राइब्स में। तो बायोलॉजिकली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक फैक्टर्स हैं उनमें। तो जीन्स उनमें वेरी करते हैं। ट्राइबल्स रह गए हैं, कम से कम 750 के करीब शेड्यूल ट्राइब्स हैं इंडिया में, 8.6% है टोटल इंडियन पॉपुलेशन का। तो इनकी स्टडी करनी होती है, हम इकोलॉजिकल एडेप्टेशन स्टडी करते हैं, ग्रोथ स्टडीज करते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल हम करते हैं इनका, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को हम स्टडी करते हैं। 705 शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो बायोलॉजिकल जेनेटिक वेरिएबिलिटी से हमें पता चलता है कि किस तरह से ज्योग्राफिक आइसोलेशन में ये रहे हैं, माइग्रेशन का पता चलता है, इकोलॉजिकल अडेप्टिबिलिटी का पता चलता है, एंडोगेमी ये प्रैक्टिस करते हैं। तो रेशियल एलिमेंट्स मैंने बताए थे, नगरीटो है, वेस्टर्न ब्रैक्चिसेफल्स है, इंडो आर्यंस हैं, मंगोलॉइड्स हैं, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स हैं, स्काइथो ड्राविडियंस हैं, फ्लैट फेस हैं मंगोलॉइड के, फेयर कंप्लेक्शन है इनका, नेग्रिटो का डार्क कंप्लेक्शन है, शॉर्ट स्टेचर है, प्रोटो एस्ट्रोलाइड तो मीडियम हाइट के हैं ये, वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स गुजरात और राजस्थान के हैं, मीडियम है इनका, नॉर्डिक एलिमेंट्स आप टॉल फेयर लॉन्ग हेडेड है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है नॉर्डिक एलिमेंट्स। तो ये जेनेटिकली इनमें डाइवर्सिटी तो है, बट ये एंसेस्ट्री शेयर करते हैं अदर पॉपुलेशन के साथ। इनमें हैप्लोग्रुप्स डिस्टिंक्ट है, हमें पता चलता है इकोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी का। तो लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनमें ऑस्ट्रो एशियाटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडो यूरोपियन एलिमेंट्स हैं, लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हैं, द्राविडियन एलिमेंट्स हैं, सिनो तिब्बतन एलिमेंट्स हैं, मुंडा, संथल, गॉन्स, फो, द्राविडियन है, तिब्बतो बर्मन है, लेप्चास, गारो, खासी,
इंडो आर्यन है, गुज्जर्स हैं, भील्स हैं, गरासिया हैं, नागा है, मिजो है, खासी है। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस इनमें बोली जाती हैं। बड़ी सारी लैंग्वेजेस तो इन डिस्टिंक्ट होने एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने इनको राइट्स दिए हैं। माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं इंडिया में जो, है ना, यो फिर शेड्यूल ट्राइब्स हैं ये, तो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज हैं। देन और जो मिनॉरिटीज हैं वो भी हमने बताई हैं, आपको डिस्कस करी हैं। तो डिफरेंट पीपल रहते हैं इंडिया में, डिफरेंट एजेस के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे कि आइसोलेटेड लैंग्वेजेस हैं। अब इनका ओरल ट्रेडिशंस हैं इनमें, तो ट्राइबल एलिमेंट्स, रेशियल एलिमेंट्स, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी है ट्राइब्स के अंदर, लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी है ट्राइब्स के अंदर। हमने बताए थे आपको कि हंटिंग गैदरिंग है, जरावास है, बिरहोर है, चेंचूस है, पेस्टोरल्स हैं, देन शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, नागास, मिजोस, सिंपल एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं, गॉन्ड्स, संतल्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, भिल, बैगा। अब जैसे अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो अब इग्लिटेरियन सोशल सिस्टम है, किनशिप बेस्ड रिलेशंस हैं इनके, क्लैन एक्सोगेमी है, ट्राइबल एंडोगेमी है। यहाँ पे सोशल सिस्टम्स की बात करें, ट्राइबल हेडमैन्स हैं, एक्सोगेमी है, एंडोगेमी है, इग्लिटेरियन सोशल सिस्टम है, बट कुछ स्ट्रैटिफिकेशन दिखता है, रिलीजियस एंड बिलीफ। हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी का इनके ऊपर असर हुआ है, कन्वर्जन्स की हैं क्रिश्चियनिटी ने, इस्लाम ने इनको इक्वलिटी का पाठ पढ़ाया है, जैन बुद्धिज्म ने इग्लिटेरियन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया है, एग्रीकल्चर को प्रमोशन की है, इक्वलिटी पे फोकस किया है। तो ये एनिमिस्टिक है इसका, इनका रिलीजियस बिलीफ, नेचर को वर्शिप करते हैं, एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स को वर्शिप करते हैं। तो सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस तो हैं इनको, क्या क्या है वो भी मैंने बताया, लो लिटरेसी, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट इनकी कर दी जाती है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट जोन है, साउदर्न जोन है, वेस्टर्न जोन है, नॉर्दर्न हिमालयन जोन है, सेंट्रल मिडिल जोन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। तो बड़े सारे ट्राइब्स हैं बेटा नॉर्थ ईस्ट जोन्स में। नागास हैं, खासी हैं, लेपचास हैं, बोटियास हैं, कुकीज हैं, बोडोस हैं। सेंट्रल जोन में गॉन्स, मुंडा, हो, संतल, बाइगास हैं, इरूलास हैं, पनियंस हैं, भिल्स हैं, गरिसास हैं, गुजर्स हैं। देन साउथर्न जोन में
चेंचूस हैं, टोडास है, इरुलास है, पंडियंस हैं, कुरुम्बा है, कुरुम्बा, कोया कुरुम्बा, वेस्टर्न जोन में बिल्स है, ग्रासिया है, वर्ली है, बोटिया है, लेप्चास है, क्या था वो, जॉनसरी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पता है आपको। कुछ चीजें आपको देखो भूलती ही नहीं है, कुछ चीजें आपको याद ही नहीं होती हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। तो ट्राइबल सिचुएशन की बात करें, बहुत सारी वेरिएबिलिटी है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल्स हैं बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए। क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू, मेजर बायोलॉजिकल ग्रुप्स या रेशियल ग्रुप्स एक ही बात है। मॉडर्न ब्लड ग्रुप पॉलीमॉर्फिज्म है इनमें, ए ब्लड ग्रुप है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स में बी की फ्रीक्वेंसी है, ईस्टर्न इंडिया में ओ ग्रुप है, सिकल सेल ट्रेट भी है, थैलासीमिया भी है, G6PD की डेफिशिएंसी भी है, इंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। इसमें आप देखोगे कि इनमें अबेरिएशंस आती हैं इनमें, HLA एंड DNA मार्कर स्टडीज, HLA है इनमें वेरी करती है पॉपुलेशन में, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वेरी करता है, वाई क्रोमोसोम डीएनए है, पता चलता है कि ये एंशियंट पॉपुलेशन ग्रुप है। तो MRH इनमें लीनिएजेस हैप्लोग्रुप्स मिलते हैं। तो ये अर्ली आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन को ये आदमी उसमें आते हैं MRH ग्रुप। नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स जो हैं इनमें O2A DM17 4 O2A DM17 4 O2A DM17 4। तो ईस्ट एशिया की पॉपुलेशन के साथ इनके हैप्लोग्रुप्स मैच करते हैं। तो पता चलता है कि अडेप्टेशन है इनमें, माइग्रेशंस तो हुई हैं इनमें, बायोलॉजिकी एंड कल्चर हमने देखा है, अंडरस्टैंड किया है। सिकल सेल ट्रेट आपको देखोगे कि क्या होता है। तो सिकल सेल ट्रेट का मतलब होता है कि जो जीन जो है ना, हेमोग्लोबिन जीन, उसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो अगर एक कॉपी हो तो ठीक है, अगर दो कॉपी हो तो क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया आ जाता है। ये भी G6PD भी रेड ब्लड सेल्स में एक एंजाइम है, इसका लो होना जरूरी है। ये भी ब्लड जेनेटिक डिसऑर्डर है, एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ADA, PGM, ACP, HLA सिस्टम्स हैं इनमें, माइटोकॉन्ड्रियल DNA है। तो ये आप स्टडीज इसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा, तो ये चीजें आपको पढ़नी होंगी डिटेल में, आई समझ। ओके, सो हम डिस्कशन तो कर ही रहे थे, हम हैप्लो ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे थे, MRH हैप्लो ग्रुप्स, वाई क्रोमोसोम्स, देन उसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल DNA है। तो रीजनल वेरिएशंस आती हैं इसमें, पता चलता है कि आउट ऑफ अफ्रीका क्यूरी में यहाँ के लोग भी हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब हैं, O2A जीन्स हैप्लो ग्रुप्स हैं उनमें, तो इनकी एफिनिटी, इनकी रिलेशनशिप मिलते हैं ईस्ट एशिया के साथ। तो आप देखोगे कि इनमें वेरिएबल जीन्स हैं, थैलासीमिया है, सिकल सेल ट्रेट है, ये ब्लड ग्रुप पॉलीमॉर्फिज्म है, सिकल सेल ट्रेट है इनके जीन्स में, थैलासीमिया है। तो ये भी मलेरियल रेसिस्टेंट में इनको ये पाया जाता है। G6PD क्या है, एक एंजाइम होता है ब्लड में,
तो ये भी वेरी करता है यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे जो मलेरिया प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी होती है। इसकी डेफिशिएंसी जो है ह्यूमंस को मलेरिया रेसिस्टेंट बना देती है। वैसे ही थैलासीमिया है और क्या बोलते हैं उसको, सिकल सेल ट्रेट है, देन हैप्लो ग्रुप्स हैं वेरी वेरी। तो हम इनमें इसको देखने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। देखते ही देखते आपको ये समझना होगा कि क्या है ये स्टडीज, इंडियंस की स्टडीज हो रही हैं, स्टडीज हो रही हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम जहाँ तक के रखेंगे कंटिन्यू करेंगे इसके साथ ही। चाहे चैनल को बाय बाय करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस। नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।